हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब मस्त, सब बढ़िया। क्या चल रहा है भाई हमारे जीवन काल में? सब आपने बच्चों को रिवाइज किया अच्छे से? पूरा टॉपिक समझ में आपको आ रहा है? कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो बेटा आप जो है वो कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा तुरंत। क्लियर है क्या भाई सबको? अरे बोलो। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा? बताओ फटाफट कमेंट करके। लास्ट वीडियो में ओके तो हमने बेटा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। तो उसमें देखो हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड्स का जो है वो पोलैरिटी, उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट एंड उनका सॉल्युबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेटा ये सब हमने जो है वहाँ पे पूरा डिस्कस किया था। अब बेटा उसके आगे का हमारा जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव में जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है केमिकल प्रॉपर्टी। बट आप ध्यान देना कि हमको केमिकल प्रॉपर्टी से पहले कुछ ऐसे जो है वो टर्म्स पढ़ने हैं, कुछ ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ जो है वो लॉजिक्स पढ़ने हैं जो कि हमको जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी में जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनके मैकेनिज्म में जो है वो अप्लाई होता है। सो बेटा हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, या बेटा जिसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स। ओके बेटा, क्लियर है इतना सबको? तो चलो हम जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का। देखते हैं कि जो है इसमें हमको कौन कौन से नए नए पॉइंट सीखने को मिलते हैं। सो बेटा इसमें बेटा अगर हम बात करेंगे तो हमारा इसमें जो आता है बेटा वो क्या आता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है बेटा। या अब जो है बेटा इसको सिंपली अगर थोड़ा सा और उसके करके बोलो, ठीक है, थोड़ा कंसाइज करके, तो हम बोलेंगे बेटा ये क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम देखो बेटा जब पढ़ेंगे अपना जो है वो GOC 11th का टॉपिक है। सो उसमें हम जो है वो पूरा GOC 1 में हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसको हम कितने सारे फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका जो है वो आईयूपैक नेम कैसे करते हैं, उनका कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। एंड देन बेटा फिर हमारा उसमें आता है कि उसमें हम पूरा आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म का एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनता है जिसमें हम बोलते हैं कि सर जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल में बहुत सारे होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आपका मेटामेरिज्म होता है, टोटोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है। बेटा बहुत सारा आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, बेटा हमारा कॉन्फिगरेशनल होगा। फिर कॉन्फिगरेशनल में भी अगर हम देखेंगे तो जियोमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे जो है वो हमको आइसोमेरिज्म के टर्म्स यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो बेटा हमको जो है वो स्ट्रक्चरल का तो कोई भी जो है वो टॉपिक डिस्कस नहीं है, कोई भी हम बात नहीं करेंगे। हाँ बट बेटा जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या सबको इतना? तो बेटा देखो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है पहले थोड़ा आप उसको समझो कि होता क्या है। तो बेटा देखो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें आप जो ये मेन वर्ड है बेटा वो हमारा क्या है? आइसोमेरिज्म है। ये आपको ध्यान देना है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब बेटा क्या होगा? आइसो का मतलब होता है जो है वो सेम, अब बेटा मर्स का मतलब होता है फॉर्म। मतलब ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका जनरल फार्मूला सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट बेटा उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हो वो डिफरेंट हो। सो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। आपस में रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला बेटा? ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बेटा मतलब नंबर ऑफ एटम सेम हो, बट बेटा अगर उनकी जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। सो बेटा यहाँ पे आइसोमर्स में अगर हमको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, सो स्टीरियो आइसोमर्स में देखना है कि बेटा हमारे पास क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल होगा। तो दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्ट सेम है, एकदम सेम है। पॉइंट आपको इतना क्लियर हुआ? देखो दोनों का जो कनेक्टिविटी है, एक कैप मार्कर से कनेक्टेड है, ये कैप इस मार्कर से कनेक्टेड है। आप मान लो कि दोनों जो है वो ब्लैक मार्कर्स हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों क्या है? एग्जैक्ट सिमिलर है,
बट क्या है बेटा, अगर हमने जो है स्पेस में, अगर हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है हमने बेटा वो चेंज कर दिया, सो इस बेटा प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। सो बेटा हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे द कंपाउंड, क्या बोलोगे, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ का मतलब बता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जीएफ, बेटा जीएफ का मतलब होता है जनरल फार्मूला। बट डिफरेंट, क्या बोलोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस, बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेटा इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो इसका डेफिनेशन आप जो है वो ध्यान से देखना कि बेटा स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, तो हमको बोलना है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड जनरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, क्लियर है सबको इतना। तो आप जो है इसका डेफिनेशन याद करना। अब बेटा जो स्टीरियो होता है इसमें तो जो है वो इसका टाइप बहुत सारा होता है। स्टीरियो में जो है वो हम पढ़ते हैं कि इसमें आपका कन्फर्मेशनल है, कॉन्फ़िगरेशनल है। तो जो कन्फर्मेशनल है वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिया है, जो कि अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स में होता है, वो नहीं गिवन है। कॉन्फ़िगरेशन में बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो है वो जियोमेट्रिकल होगा और ऑप्टिकल होगा। तो जो जियोमेट्रिकल होगा वो भी यहाँ पे जो है कुछ मेंशन नहीं, क्योंकि वो अल्किन्स वगैरह में, डाइन्स में, उसमें जो है सो होता है। तो बेटा यहाँ पे हमको क्या पढ़ना होता है, यहाँ पे हमको पढ़ना होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना होता है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे वो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, थोड़ा इसको आप समझो क्या होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सच कि जो ऑप्टिकल होगा बेटा उसका मतलब होता है लाइट। क्या बोलोगे, ऑप्टिकल का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल का मतलब जो है वो लाइट होता है। एंड बेटा यहाँ पे आइसोमेरिज्म का वही सेम चीज़ है कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, सो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो अब बेटा यहाँ पे देखना कि आइसोमेरिज्म का तो मतलब ये होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम हो बट उनके प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। बट बेटा उनकी जो प्रॉपर्टी है अगर वो जो है वो लाइट के अगेंस्ट डिफरेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और बेटा हमें जिस लाइट के यहाँ पे बात कर रहे हैं ये बेटा नॉर्मल लाइट नहीं है, इसको हम बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलेंगे बेटा, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। तो आपको समझना है कि जब भी हम जो है वो कंपाउंड के सॉल्यूशन से जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो पास करेंगे तो वो जो कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा उस लाइट के अगेंस्ट। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर हो गया सबको पॉइंट इतना। तो यही जो है बेटा हमको जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा डिटेल में जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसका रिलेशन कैसे देखते हैं, ऑर्डर कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे इस चैप्टर में पूछी जाती हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पे जो है जस्ट सिमिलर अगर हम जो है बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या बोल देना है बेटा कि द कंपाउंड हैविंग, क्या बोलोगे, द कंपाउंड हैविंग, अगेन हम बोलेंगे सेम जनरल फार्मूला एंड बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट बेटा हम बोलेंगे बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके देखो जो है बहुत सारे डेफिनेशंस भी मिलते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बुक में, बट बेटा ओवरऑल मीनिंग सबका क्या होता है, जो है वो इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो उसमें आप जो है डाउट में मत आना। सिंपली अगर आप ये लिख दोगे कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जनरल फार्मूला सेम है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट उनका जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट बिहेवियर डिफरेंट है बेटा, सो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वो दोनों जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और वो जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। हम क्या बोलेंगे, फिनोमिना बेटा। फिनोमिना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड जो फिनोमिनन होगा बेटा ध्यान देना, ये एंड जो फिनोमिनन होगा
उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन आप जो है यहाँ पे नोट कर सकते हो, या बेटा इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को सिंपल एक डेफिनेशन और देके बोल सकते हैं बेटा कि ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला अगेन जो है वो सेम हो, बट उनका स्पेस में जो है कॉन्फ़िगरेशन उनका डिफरेंट हो, एटम्स ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, जैसा हमने यहाँ पे बोला, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल बोल सकते हैं। बट हमको यहाँ पे जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में बोलना है, ये बात आप जो है ध्यान देना। हमको किसके रिस्पेक्ट में बोलना है, प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में बोलना है। तुम्हारा ये हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बेटा थोड़ा सा हम इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में कि और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो देखो बेटा अब यहाँ पे हमको सिंपली क्या बोलना है, देखो आप एक बार ध्यान से, पहले बेटा देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट बेटा पहले होता क्या है, तो अब इसमें ध्यान देना। सो बेटा हम जो है वो अब यहाँ पे देखते हैं पहले कुछ टर्म्स। जैसे बेटा देखो हमारा पहला यहाँ पे होता है जो टर्म होता है हम उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट, या बेटा इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे। अब बेटा इसमें आपको जो है वो ध्यान ये देना है बेटा कि ये नॉर्मल लाइट क्या होता है। तो देखो आपको समझना है कि अगर हमारे पास जो है कोई भी ऐसी लाइट है या लाइट वेव्स हैं जिसमें जो है बहुत सारे मल्टीपल जो है वो वेव्स हैं, और जो सभी वेव्स होती हैं देखो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या आप बोल सकते हो कि जो है जब भी कोई लाइट वेव जो है वो उसमें 2-3 वेव्स होती हैं वो जो है वो सभी डायरेक्शन में मतलब प्रोपोगेट करती है। सिंपल आपको ये बोलना है कि कोई एक नॉर्मल ऐसी लाइट वेव जो कि एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में करेगी प्रोपोगेट, सो बेटा ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट, नॉर्मल वेव, या बेटा उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वेव। मतलब आपको इसको देखो सिंपल क्या समझना है कि बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो आप इसको सिंपल देखो बोलोगे यहाँ पे कि हमारे पास देखो ये क्या है, लाइट वेव आप देखो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में भी प्रोपोगेट हो रहा है, बेटा देखो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, देखा बेटा इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। सो हम बोलेंगे बेटा कि ऐसा भी कोई लाइट या ऐसा कोई लाइट वेव जो कि सभी पॉसिबल डायरेक्शन में करता है प्रोपोगेट एक्स वाई जेड में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट हम बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो बेटा ये हमारा हो गया। फिर बेटा इसमें जो दूसरा टर्म आता है बेटा वो हमारा आता है प्लेन पोलराइज लाइट। क्या आएगा बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट इसमें आएगा। तो अब क्या होता है इसमें, देखो तो जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है बेटा उसको हम बनाते हैं जो है वो नॉर्मल लाइट से। कैसे बनाएंगे उसको आप ध्यान देना। तो हमको यहाँ बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि बेटा हमको पहले यहाँ पे लेना है नॉर्मल लाइट। तो क्या लेंगे हम लोग बेटा, हम लोग लेंगे जो है वो नॉर्मल लाइट। क्या देखो बेटा जो हमारा नॉर्मल लाइट जो है क्या देखो उसमें जो वेव्स हैं क्या वो सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइट हो जाएगा। क्या है ये, नॉर्मल लाइट है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि इस नॉर्मल लाइट को बेटा हम जो है वो पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। किसमें से पास करेंगे बेटा, निकोल प्रिज्म से। सर देखो अभी निकोल प्रिज्म होता क्या है, तो बेटा हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम जो है वो 2 लेते हैं प्रिज्म, ठीक है। एक हमने प्रिज्म ये ले लिया और हम जो यहाँ पे एक प्रिज्म और लेते हैं, और बेटा दोनों को हम देखो यहाँ पे क्या किया, हमने डायगोनली जो है वो फ्यूज़ कर दिया। ये हमारा पहला प्रिज्म होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, दूसरा प्रिज्म होता है। दोनों को हमने फ्यूज़ कर दिया। और बेटा ये जो हमारे प्रिज्म का सेटअप बनता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निकोल प्रिज्म। अब बेटा ये हमारा जो प्रिज्म होता है इसको हम जो है मेन बोल सकते हैं कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट। क्या बोलेंगे बेटा, कैल्साइट, उसका ये बना होता है। अब बेटा देखो ये हमारा जो निकोल प्रिज्म होता है इसको दोनों प्रिज्म को हम यहाँ पे क्या करने के लिए, स्टिक करने के लिए जो है वो एक ग्लू यूज़ करते हैं। बेटा वो जो ग्लू हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लू का बेटा यहाँ पे स्टिक करने के लिए जो है इसका नाम होता है कनाडा बाल्सम बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, कनाडा बाल्सम बोलेंगे। ये एक जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है जो कि दोनों प्रिज्म को क्या करता है, जो है वो ज्वाइन करता है। तो हमारा ये जो पूरा प्रिज्म बनता है इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। इसमें जो है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट। अब बेटा क्या होता है कि जब भी जो है हम नॉर्मल लाइट को जब भी इससे हम क्या करते हैं जो है वो पास करते हैं, तो बेटा हमारा इसमें क्या होता है जो है वो ये जो निकोल प्रिज्म होता है ये जो है वो लाइट के सभी वेव्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बट एक वेव, जो वेव जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, जैसे हम बोल सकते हैं ये हमारा वेव AB, तो जो वेव जो इस लाइन के पैरेलल है वही यहाँ पे क्या होगा, जो है वो पास हो पाएगा। बाकी जो अदर वेव्स होती हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। भाई आपको समझना है कि कोई इतना छोटा पतला गली भाई अगर हमको निकलना है तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो तो जो वेव जो है वो उसके पैरेलल होगा वही तो क्या होगा, पास होगा। बाकी जो अदर वेव्स होंगे बेटा वो सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे बेटा, और वो जो है पास नहीं होगा।
तो यहाँ के बाद हमको जो वेव मिलेगा बेटा वो हमको जो है वो सिंगल डायरेक्शन में जो है वो मूव करता हुआ जो है वो मिल जाएगा। मतलब कि सर देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो जितने भी वेव्स हमको यहाँ पे मिलेंगी सब जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेट करते हुए जो है वो दिखाई देंगी। और बेटा ये जो सिंगल वेव वाली हमारे पास जो लाइट मिलेगी बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको हम बोलेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ये हमारा हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बेटा जो है वो अगर हमको जो है इस लाइट के हेल्प से जो है वो कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है, हमको बताना है कि जो गिवन कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स का मीनिंग आप समझना कि वो जो है वो लाइट को रोटेट करना चाहिए। ठीक है, अगर उसने जो है वो कंपाउंड ने अगर लाइट को जो है वो घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो समझो कि वो फिर क्या है जो है उसका इंटरेक्शन लाइट के साथ है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर जो है वो कंपाउंड ने लाइट को कुछ भी नहीं किया, लाइट जैसे ही गई वैसे ही निकल गई, तो बेटा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ लाइट के साथ, वो हमारा कंपाउंड बेटा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप सिंपली ध्यान देना है कि बेटा अब अगर हम इस जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो पास करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन से, बेटा कहाँ से पास करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन से। देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने बनाया है सोल्यूशन। क्या बनाया बेटा, हमने बना लिया सोल्यूशन। तब तो हमारा बताओ ये किसका सोल्यूशन बताओ होगा, तो बोलना है कि ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है। ये हमारा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जो है ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, जो भी आपको मॉलिक्यूल लेना है आप जो है वो सब ले सकते हो। तो हमने कोई एक, चलो एक जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे जो है मान लिया, ले लिया हमने। अब बेटा क्या होगा, अब जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सोल्यूशन से जो है वो पास होगा, तो अब यहाँ से जो निकलने वाली लाइट होती है बेटा उसमें हमको जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि अगर जो है वो इस कंपाउंड ने इस लाइट को जो है वो रोटेट नहीं किया, क्या बोलेंगे बेटा, अगर यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, लाइट जैसे था वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, पास हो गया। मतलब जो हमारा वेव था वो देखो एज इट इज़, जैसे हमारा वेव था पहले प्लेन पोलराइज्ड में बेटा देखो वैसे ही वेव यहाँ पे क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नो रोटेशन। क्या होगा, नो रोटेशन। तो इसका मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसने इस लाइट को जो है वो रोटेट नहीं किया। और बेटा अगर लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कैसा था, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। बेटा इनएक्टिव था, उसका कोई भी इंटरेक्शन जो है लाइट के साथ नहीं हुआ। तो एक पॉसिबल कैसे है, तो जब भी आपको केस ऐसा आएगा तो आपको बोलना है कि बताओ ये केस कौन सा है, ये जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का केस है। कौन सा केस होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी पहला केस हो गया बेटा। अब बेटा हमारे पास जो सेकेंड केस होता है वो ये होता है कि जब भी हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सोल्यूशन से पास करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो कंपाउंड होगा सोल्यूशन में वो लाइट को जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो चलो हमने देख लिया क्लॉकवाइज। सो बेटा अगर जो है वो इस कंपाउंड ने लाइट को सपोज जो है वो क्लॉकवाइज किया रोटेट, बेटा क्लॉकवाइज का मतलब कैसा होगा, देखो अब कुछ हमारा जो है वो ऐसा हो जाएगा वेव ना, समझे बेटा। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें ये होता है कि अब देखो लाइट ने क्या किया, देखो इसको जो है वो क्लॉकवाइज देखो बेटा यहाँ पे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो अब क्या बोलेंगे, तो ऐसे कंपाउंड, तो अब ये जो हमारा कंपाउंड होगा क्या होगा, अब यहाँ पे जो क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया बेटा। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो इस कंपाउंड को बेटा हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड जो है वो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और अगर वो जो रोटेशन क्लॉकवाइज है बेटा तो इस कंपाउंड को हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं, डी। ध्यान देना कि ये डी स्मॉल डी है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर बेटा लास्ट थिंग यहाँ पे ये है कि अगर सपोज इस कंपाउंड ने जो है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, चलो हम देख लेते हैं बेटा। अभी देखो हमारा यहाँ पे रोटेशन कैसा हो गया, रोटेशन हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर जो है वो कंपाउंड ने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये हमारा बेटा क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। और बेटा इसको हम बोलते हैं एल फॉर्म, स्मॉल एल। एल का मतलब बेटा होता है लेवो फॉर्म, लेवो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बेटा ये भी हमारा कंपाउंड बता क्या होगा, ये भी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही केस होगा। तो आपको ध्यान देना है कि हमने क्या किया, हमने जो है एक हमारे पास नॉर्मल लाइट लिया बेटा। नॉर्मल लाइट क्या होता है, नॉर्मल लाइट एक ऐसा लाइट है जिसमें जो वेव्स होती हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जो है वो प्रोपोगेट करती हैं। सो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, या बेटा हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट।
अब फिर क्या होता है बेटा, जब भी हम उस नॉर्मल और ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, तो क्या करता है वो जो है निकोल प्रिज्म सभी जो पॉसिबल वेव्स होती हैं जो है, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो उस प्लेन के डायगोनल के जो पैरेलल वेव्स होंगी वही क्या होंगी जो है वो पास होंगी, और हमको यहाँ पे जो है वो एक सिंगल वेव मिलेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता हुआ मिलेगा, और उस वेव को, उस लाइट को बेटा हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है इतना? निकोल प्रिज्म को आप ध्यान देना कि ये जो है वो टू प्रिज्म का जो है वो डायगोनल फ्यूजन होता है, और ये जो प्रिज्म होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट। और दोनों प्रिज्म को हम जो है डायगोनली फ्यूज करते हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लू से, जिसको बोलते हैं कनाडा बल्सम। अब बेटा जो हमारा ये प्लेन पोलराइज निकलता है यहाँ से, जो बाहर आएगा उसको हम पास करेंगे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन से। ये हम कंपाउंड का सोल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, अगर हमने इस लाइट को सोल्यूशन से पास किया, तो अगर इस सोल्यूशन ने इस लाइट को जो है रोटेट नहीं किया, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे सर ये केस कौन सा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का। मतलब ये जो कंपाउंड है वो कैपेबल नहीं है कि वो लाइट को रोटेट कर सकता है। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। सेकेंड थिंग, अगर जो है इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड ने जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। सो बेटा हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन लाइट के साथ तो हो रहा है। और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको हम बोलेंगे डी फॉर्म, स्मॉल डी फॉर्म, ध्यान देना कैपिटल डी नहीं आएगा, तो ये स्मॉल डी है, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोफॉर्म। सेकेंड थिंग बेटा यहाँ पे क्या है कि अगर इस कंपाउंड ने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो भी ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, क्योंकि इंटरेक्शन तो होगा लाइट के साथ, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। फिर बेटा इसके बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, एल फॉर्म बोल देंगे। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? तो बेटा ये जो आप ध्यान देना, ये जो हम पूरा सेटअप दिख रहा है ना, पूरा सेटअप की लाइट बनेगा, इसके लिए बेटा हमारे पास क्या होता है कि एक जो है वो छोटा सा जो है वो मशीन, जैसे आपने देखा प्रिंट आउट का मशीन होता है, वैसे हमारा जो है क्या होता है, एक छोटा सा मशीन होता है जो कि हमको लेबोरेटरी में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर, या बेटा उसको हम बोल सकते हैं पोलराइजर। क्या बोलेंगे, पोलैरीमीटर, उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। बेटा उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा जो है वो हमारा जो नॉर्मल लाइट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट में। अंदर पूरा उसका जो है सेटअप रहता है निकोल प्रिज्म का। हमको बेटा बस क्या करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बना के उसमें एक कैविटी होता है जिसको हम कविट बोलते हैं, उसमें हम जो है सैंपल को जो है रखते हैं, फिर उसको हम बंद करते हैं, हम ऑन करते हैं। बेटा हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर में जो है वो उसका पूरा जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो कंपाउंड का डिस्प्ले हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी और रोटेशन। पॉइंट इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? तो ये बेटा हमारा जो है वो हो जाएगा कि हम जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो है वो कैसे चेक करेंगे। इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अब बेटा अगर हमको जो है वो इसको लिखना है डिफाइन करके, तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल वे में देखो, इसको हम लिख भी सकते हैं। इतना पॉइंट आप नोट करो। तो ये हमारा हो गया बेटा नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब हमको जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट की हेल्प से ही बेटा क्या करना है, जो है वो सभी कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को, उनके ऑप्टिकल नेचर को जो है वो चेक करना है। चलो तो अब अगर हम यहाँ पे जो है वो चेक करेंगे ऑप्टिकल नेचर को बेटा, तो क्या बताएंगे? तो आपको सिंपल यह बोलना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बताओ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्या बताएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो बेटा आपको बोलना है कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलोगे, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट, क्या बोलोगे, टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेटा पॉइंट आप ध्यान देना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास जो एबिलिटी है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अब वो कंपाउंड आइदर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है बेटा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। दोनों ही केस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। सपोज अगर वो कंपाउंड जो है लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बोलेंगे। तो आप उसको भी बोल सकते हो कि व्हाट इज ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, तो आपको सिंपली इसी वे में बोलना है, ठीक है, द इनएबिलिटी, कंपाउंड जो होगा वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो ही वो क्या होगा, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आपको अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलना है तो आपको बोलना है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। पॉइंट इतना सबको क्लियर हुआ?
अब बेटा हमने क्या किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो देख लिया क्या होता है। अब जब हम जो है वो उस बीकर में सैंपल में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के जब हम जो है पोलरीमीटर में जो है जब हम पुट करते हैं, जब हम रखते हैं, ओके, सो हमको जो है वो दिखा कि बहुत सारे कंपाउंड्स ने जो है वो लाइट को रोटेट नहीं किया, बहुत सारे कंपाउंड्स ने जो है वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज किया कुछ एंगल से रोटेट, और बहुत सारे कंपाउंड्स ने बेटा जो है वो कंपाउंड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया कुछ एंगल से। तो हमने जो है जब उसके पीछे का रीज़न जाना, लॉजिक जाना कि अच्छा जो कंपाउंड जो है लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है उसका एक बार स्ट्रक्चर देखो, तो हमने जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया, हमने जो है उसके पूरे बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर को देखा कि अच्छा मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो ही वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है। तो बेटा जो फाइनल हमारा कंक्लूजन था पूरा देख के हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है नॉर्मल कंपाउंड से। क्लियर पॉइंट हुआ इतना। अब डिफरेंट क्या होता है वही बेटा अभी हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, तभी हम जाकर डिसाइड कर पाएंगे, ओरली बोल पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सॉरी तो बेटा हमको यहाँ पे क्या बोलना है कि ये बोला सिंपल यहाँ पे कि द कंपाउंड वी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऐसे कंपाउंड्स बेटा जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे उनके पास ध्यान देना है कि एक ये कंडीशन होता है, पहला शुड मस्ट हैव, क्या बोलोगे, शुड मस्ट हैव कायरल कार्बन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर भी होता है कि फॉर्म दो कंडीशन बेटा आप याद रखना। जब हमने जो है वो कंपाउंड के पीछे का लॉजिक जाना कि जो कंपाउंड लाइट को रोटेट कर पा रहा है उसमें से क्या खास बात है, क्या ऐसे है चीज़, तो हमने ये दो पॉइंट को कंक्लूड मतलब क्या फाइंड आउट कि पहला कि जब भी कोई कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा मतलब वो लाइट को रोटेट करेगा तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो उसके पास जो है वो कायरल कार्बन भी होना चाहिए और बेटा वो जो है वो क्या करेगा, वो जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो है वो फॉर्म करना चाहिए। सो वैसे ऐसे कंडीशन में ही वो कंपाउंड क्या होगा, लाइट को रोटेट कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि बेटा हमको जो है ये दो चीज़ों को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। पहला एक तो हमको पढ़ना है कायरल कार्बन एंड बेटा सेकेंड थिंग हमको पढ़ना है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तब बेटा जाके हम जो है वो पूरा जो है वो ऑप्टिकल हम क्लियरली अच्छे से पढ़ पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा जो है वो इनएक्टिव है। ओके, सो बेटा अभी हम डिस्कस करते हैं जो है अपना अगला टॉपिक कायरल कार्बन। देखते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। किसी को अगर पहले से पता है तो भाई कमेंट करके बता सकता है कि सर मुझे कायरल कार्बन तो आता है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो बेटा हमारा जो पहला इसमें टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बेटा टर्म है जो कि आपको याद रहना चाहिए। जनरली पूछते हैं इसको। तो बेटा आपको तो कैसे बोलना है, सपोज हमारे पास बेटा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, सो अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बेटा देखो कार्बन फिक्स है कि होता है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन ने जो है वो कितने बताओ बॉन्ड्स बनाए हैं, बताओ बेटा 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो अगर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर कार्बन से जो चारों बॉन्ड्स है, जो चारों हाइड्रोजन है, कोई भी एटम या ग्रुप है, अगर वो चारों बताओ बेटा क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, चारों बताओ क्या होंगे, अलग होंगे। सो तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। और उस कायरल कार्बन को हम जो है वो एस्टेरिक से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम बोल सकते हो कि स्टार से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस्टेरिक होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा देखो ये जो ग्रुप है वो एक्स है, यहाँ पे बेटा क्या होगा वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा जेड होगा, ये जेड है बेटा, ये यहाँ पे क्या होगा डब्लू होगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स होगा बेटा, जो वाई होगा और जो जेड होगा और वो क्या होगा जो डब्लू होगा, सभी जो है आपस में बेटा इक्वल नहीं होंगे। तो हमको सिंपल यहाँ पे क्या बोल देना है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच होता है बेटा, सो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और उसको हम जो है वो एस्टेरिक से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। आपको सिंपल क्या बोलना है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, देन इट इज नोन एज कायरल कार्बन एटम।
एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक्स। फटाफट इसको आप जो है वो नोट कर लेना डेफिनेशन। चलो अब इसको थोड़ा हम जो है समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखो बेटा, अगर हमने यहाँ पे लिखा आपको जो है वो CH4, क्या लिखा हमने बेटा, CH4, और CH4 का नाम सबको पता है क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं मीथेन। अब तो देखो मीथेन में तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और सर कार्बन से तो अटैच्ड हमारे पास हाइड्रोजन तो है 4, लेकिन क्या बताओ ये कार्बन कायरल होगा बेटा, ये कार्बन कायरल जो है वो नहीं होगा ना, बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन है, दूसरा भी क्या होगा, हाइड्रोजन है, तीसरा भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, और फोर्थ भी क्या होगा, हाइड्रोजन। और हमको ध्यान देना है कि सभी ग्रुप्स और एटम क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट होगा तभी वो कायरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये जो है वो कायरल नहीं है, मतलब मीथेन में जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन जो है वो नहीं होगा। फिर चलो हम सेकेंड थिंग अगर कोई देखते हैं, जैसे अगर हमने आपको बोल दिया कि चलो CH3 CH2 और हमारे पास बता क्या होगा, OH होगा। तो अब हमारे पास एक तो कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 ही कार्बन है। अगर हम जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखो जो पहला वाला ये कार्बन होगा बेटा, उस पर कितने हाइड्रोजन हैं, उस पर 3 हाइड्रोजन है। सेकेंड आपका बेटा जो कार्बन होगा देखो उस पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, और एक है OH है। तो ये तो हमारा कायरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन सेम है, ये तो कायरल नहीं होगा। इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक देखो डिफरेंट हमको ग्रुप मिल गया OH, एक मिल गया हाइड्रोजन, और एक बेटा ये पूरा ग्रुप मिल गया जो है मिथाइल, लेकिन यहाँ पे अगेन दूसरा क्या मिल गया, OH। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए भी बेटा कायरल नहीं होगा। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में भी जो है कोई कायरल कार्बन नहीं होगा। क्लियर है सबको इतना? और दूसरा देखते एग्जाम्पल हम लोग। जैसे अगर मैंने आपको लिखा कि CH3 CH2, मैंने आपको यहाँ पे लिखा CH3 CH बेटा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया OH। अब बताना है कि इस पूरे कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है। आप यहाँ पे OH न लिख के हम पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव, तो आप यहाँ पे Ca लिख दो, हेलोजन लिख दो। तो देखो क्या ये जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो कभी कायरल नहीं हो सकता। ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है बेटा, तो ये भी कभी कायरल नहीं हो सकता। ये जो कार्बन है बेटा उसमें देखो कि एक तो हाइड्रोजन है, एक Cl है, और एक क्या लगा हुआ है, CH3, और एक देखो पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, एक लगा हुआ है CH3, एक है बेटा Cl, और एक ये है हाइड्रोजन। देखो इसमें जो चारों ग्रुप्स है वो डिफरेंट है इस कार्बन के अक्रॉस, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक क्लोरो है, और एक हाइड्रोजन है। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन कायरल हो जाएगा, इसको बोल देंगे एस्टेरिक। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में बताओ कितने कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है। फिर अगर हम जो है कुछ और एग्जाम्पल लेंगे थोड़े अच्छे वाले, जैसे देखो अगर आपको इसमें बताना है कि बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन्स हैं, तो आपको देखना है सर कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन, यहाँ भी क्या होगा कार्बन, हर एक जंक्शंस पे कार्बन होगा, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा। तो 5वें पॉइंट पे अगर हमारा कार्बन होगा तो आपको ध्यान देना है कि हर एक कार्बन जो है 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 2 यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, सेम हो गया, तो ये भी कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होगा, ऐसे सब कायरल नहीं होंगे। हाँ इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो ध्यान देना यहाँ पे एक तो आपका ये हो जाएगा Cl, और एक यहाँ पे अंदर H भी है, तो एक Cl हो गया और एक H हो गया। देखो मैंने H को ऐसा लिख भी दिया, एक आपका ये Cl हो गया, एक आपका H हो गया। बट बेटा देखना यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये भी ग्रुप क्या होगा, CH2 बेटा, ये भी क्या होगा, CH2। तुम्हारा ये भी जो है कायरल कार्बन नहीं होगा, तो उसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। हाँ वही देखो अगर हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो चेंज कैसे किया, हमने Cl को एज इट इज़ लिखा, बस बेटा हमने यहाँ पे कर दिया CH3। तो अब क्या हो गया, देखो ये जो हमारा कार्बन था इससे अटैच, तो एक है Cl, यहाँ पे एक H है। अब देखो बेटा तो 2 ये ग्रुप हो गए हमारे पास Cl और H, और अब जो ये वाला हमारा कार्बन होगा इसमें क्या लगा हुआ है, CH2। बट बेटा ये जो कार्बन है यहाँ पे लगा हुआ है CH, तो ये Cl हुआ, H हुआ, CH2 हुआ बेटा, और ये क्या हुआ, CH हुआ। तो ये हमारा कार्बन बेटा क्या होगा, बताओ बेटा, कायरल होगा। इसको हम एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको बेटा बस ओवरऑल ये देखना है कि कार्बन जो है वो कहीं भी हो, चाहे वो साइक्लिक रिंग में हो, चाहे वो स्ट्रेट चेन में हो, ब्रांच्ड में हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, बस आपको देखना है कि एक कार्बन के सराउंड में जो भी चारों चीज़ें हैं वो डिफरेंट है क्या। अगर वो चारों चीज़ें डिफरेंट हैं तो समझ जाओ कि वो कार्बन हमारा क्या होगा, कायरल होगा, अदरवाइज जो है वो कायरल नहीं होगा। सबको पॉइंट इतना क्लियर है बेटा, अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, सबका रॉन्ग होता है। हार्ड वर्क करके थोड़ा आप पढ़ो, नोट करो इतना, ये बना हो जाएगा कायरल कार्बन।
चलो इसमें जो है हम कुछ अगर और एग्जाम्पल देखें, कुछ मैं आपको और एग्जाम्पल दूं अगर, तो कायरल कार्बन का देखो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिया, तो मैंने दिया CH2OH। तो अब देखना यहाँ तो तीनों हाइड्रोजन है तो ये कायरल नहीं होगा। इसमें देखो ये Cl है, H है, CH3 CH2OH है, तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन जो है कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल नहीं है। सो बेटा ऐसे आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर सकते हो। फिर दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ CH3 होगा बेटा, ये हमारा क्या होगा, COH होगा, ये H होगा, फिर H होगा बेटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा CH3, और ये बेटा क्या हो जाएगा COH। अब देखो यहाँ पे बेटा ये हमारा जो कार्बन होगा, देखो इसके साथ एक है हाइड्रोजन, एक है COH, और एक क्या होगा CH3, और एक बेटा ये पूरा नीचे का पूरा ग्रुप होगा, ये पूरा ग्रुप। तो ये हमारा कार्बन बेटा क्या हो जाएगा, कायरल। ये जो हमारा कार्बन होगा देखो सेम वही चीज़ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा CH3 H और COOH, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है इसके लिए फोर्थ ग्रुप है, पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो हम इसको कायरल बोलेंगे तो ये पूरा ग्रुप हमको लेना है एक, जब इसको बोलेंगे कायरल तो ये पूरा हमको लेना है एक ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कायरल कार्बन हो जाएंगे। और भी अगर आपको जो है वो साइक्लिक एग्जाम्पल्स को देखोगे तो इसमें आपका देखो बहुत सारा आ सकता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो Br लिखा, हमने C लिखा, हमने लिखा यहाँ पे CH3, देखो एक यहाँ पे हो गया Cl। तो बेटा ये हमारा देखो कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल ना, क्योंकि ये तो CH3 है, कायरल नहीं हो सकता। ये हमारा बेटा क्या है CH2 है, बोलो ये भी कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होगा। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल। तो बेटा जो कायरल देखो कार्बन है वो क्या है, बहुत ही ईजी है। ओके, इसको आप जो है नोट करो फटाफट, फिर हम आगे देखते हैं दूसरा अपना टॉपिक। तो बेटा अब देखो हम जो है वो जो अपना सेकेंड टर्म है बेटा वो देखते हैं, जिसका नाम होता है जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। बेटा जो हमारा सेकेंड विश में आएगा बेटा वो क्या आएगा, पहले तो हमने देख लिया कायरल कार्बन, सेकेंड बेटा हमको देखना है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब देखो बेटा जो मिरर इमेजेस है वो ध्यान देना कि कभी अगर हम जो है वो कभी देखो अगर हम शीशे के सामने ऐसे खड़े होते हैं, ओके, तो देखो इसमें कैसा होता है कि हमारा जो इधर पे जो है वो ये राइट हैंड होता है, तो हमको जो है वहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो वो जो हमारा अंदर इमेज बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। तो अगर हम दोनों इमेजेस को निकाल कर एक साथ ऐसा रखेंगे बेटा, तो वो जो है वो एक दूसरे पे जो है वो पूरा जो है वो इम्पोज नहीं होगा, मतलब पूरा फिट नहीं होगा। अभी देखो जैसे अगर हम बात करते हैं अपने जो है वो हैंड का, देखो हमारे अभी यहाँ जो है ऐसा होगा, तो अगर हमने इसको ऐसे किया तो देखो उधर पे ये ऐसा दिखेगा हमको कुछ उल्टा। तो अगर हम इस हैंड के ऊपर अगर अपना जो ये है देखो हैंड रखेंगे ऐसा वाला, देखो तो इसका थंब इधर आ रहा है, इसका थंब देखो बेटा इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है वो जो मिरर इमेज होगा वो जो है वो इम्पोजिबल नहीं होगा। इम्पोजिबल का मतलब बेटा आप बस ये समझ लेना कि फिट हो जाना। जैसे देखो अगर हमने जो है वो चेयर लिया, आपने देखा वो रेड कलर का चेयर जो कि हम जो है वो मैरिज वगैरह में देखते हैं, तो बेटा देखो वो जो हमारा चेयर होता है चेयर, उसमें देखो हम देखो एक के ऊपर देखो एक रखते हैं ना पूरा ऐसा, और एक पूरा ऐसा देखो हम लाइन बना के रखते हैं रो में, कम से कम 20-50 ऐसा चेयर हम रख देते हैं एक साथ। तो बेटा वो देखो हमारा क्या पूरा इम्पोजेबल है, पूरा हमारा क्या होगा, इम्पोजेबल होगा। अगर आप देखो इसको समझोगे एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा अगर हमने बोला अल्फ़ाबेट ए बोला है, हमने क्या बोला हमने बेटा, हमारा अल्फ़ाबेट ए है, तो हमारा ये जो अल्फ़ाबेट बेटा जो ए होगा, अगर हम उसके सामने रखेंगे मिरर इमेज, तो बेटा इसका जो मिरर इमेज बनेगा क्या वो भी जो है एग्जैक्ट ऐसा ही ए बनेगा। अब अगर हम जो है इस ए को उठाएंगे तो हम इसके ऊपर रखेंगे, तो देखो जो पूरा हमारा ए होगा ये वाला, क्या देखो इसके ऊपर आके जो है वो फिट हो जाएगा ए इसके ऊपर पूरा। तो बेटा हम बोलेंगे हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा। ए कैसा होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा। सिमिलरली देखो बेटा अगर हमने यहाँ पे लिखा कि चलो हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट क्या होगा, बी होगा। अब बेटा अगर हमने जो है वो बी के सामने अगर हमने रख दिया जो है वो मिरर, तो बेटा इसका जो बनेगा मिरर इमेज, अगर हम उसको उठा के देखो यहाँ पे रखेंगे तो क्या बताओ सेम बनेगा, तो सेम नहीं बनेगा ना। तो बेटा ये तो हमारा कुछ जो है वो देखो ऐसा बन जाएगा। अब देखो अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो सर देखो ये तो ऐसा है, हमको कुछ देखो ठीक है ना ऐसा दिख जाएगा। तो ये जो हमारा मिरर इमेज होगा बताओ वो कैसा होगा, ये सुपर इम्पोजिबल होगा।
ये क्या है, ये सुपर इम्पोजिबल है। ये क्या होगा बताओ, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ऐसे देखो आप जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल में, जैसे अगर आपने बना दिया यहाँ पे जो है P, हमने अब देखो बेटा यहाँ पे लगा दिया मिरर, तो अब मिरर के अपोजिट में उसके अंदर जो भी बनेगा P का होता है वो देखो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इसको हम यहाँ पे उसको अगर इस पर करेंगे इम्पोज, तो बेटा ये कैसा बन जाएगा हमारा, देखो ऐसा P हो जाएगा, तो वो इम्पोजिबल जो है वो नहीं होगा। ओके, पॉइंट क्लियर है इतना। हमारा देखो जो हैंड होगा ऐसा, तो ये अभी दिख रहा है हमको राइट, और इमेज में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। अगर हम उसको निकाल के इसके ऊपर रखेंगे तो बेटा आप ध्यान देना कि हमारा जो है वो क्या होता है, हमारा हाथ देखो ऐसा हो जाएगा, ये थंब, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो जाएगा। बेटा अगर हम जो है वो इसको समझते हैं, जो है वो एग्जाम्पल देखे जो है कुछ इस चैप्टर का, तो उसको आप ध्यान रखना। देखो जैसे हम अगर यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, ये आपका ये हमारा CH3 होगा बेटा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, मान लो वापस से CH3 है, यहाँ पे आप Cl कर दो, CH3 कर दो। अब बेटा यहाँ पे अगर हमने जो है यहाँ पे रख दिया जो है वो मिरर, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो अभी इस वाले केस में आप ध्यान देना, इस वाले केस में क्या होगा कि ये CH3 इधर आएगा, वो CH3 उधर जाएगा, तो ये जो बता हमारा इमेज बनेगा वो कैसा, वो इम्पोजेबल बनेगा। देखो सिमिलरली Cl तो वहीं पर रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो CH3 देखो होगा बेटा वो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये जो CH3 होगा यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, और ये जो H होगा यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये CH3 यहाँ पे आ गया, बाकी सब तो सेम है। तो इसको अगर हम देखो पूरा उठा के अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो बेटा ये इस पर क्या हो जाएगा, इस पर ये इम्पोज हो जाएगा, तो बोलेंगे बेटा ये क्या होगा, ये जो है वो सुपर इम्पोजिबल होगा। कैसा होगा बेटा, बेटा यहाँ पे इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा। वहीं बेटा देखो हमने सिमिलरली इसमें क्या किया, अगर हमने जो है वो, अगर हमने मिथाइल को जो है वो कर दिया इधर पे, और हमने देखो यहाँ पे बेटा ला दिया जो है वो Cl, तो अब ध्यान देना कि ये जो यहाँ पे मिथाइल है बेटा, यहाँ तो मिथाइल क्या होगा, सेम होगा। बट बेटा अभी देखो यहाँ पे क्या था मिथाइल, तो ये चला जाएगा ये साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो है वो मिथाइल, ठीक है बेटा। हमारे पास ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो Cl हो जाएगा। पॉइंट में क्लियर हुआ। तो अब देखो अगर हम पूरा इसको यहाँ से जो है निकाल के देखो ऐसा रखेंगे, तो कार्बन पे तो कार्बन फिट हो गया, CH3 में CH3 फिट हो गया, H में H फिट हो गया। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो Cl होगा बताओ वो कहाँ पे आ जाएगा, Cl आ जाएगा इस पे, फिट नहीं हो पाएगा। जो तो CH3 बेटा वो कहाँ पे आ जाएगा, देखो वो इस पे आ जाएगा। तो ये दोनों बताओ हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो है पूरे फिट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों इमेजेस हैं बताओ वो क्या है, ये दोनों जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। कैसे बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अगर कोई भी जो है वो किसी भी कंपाउंड का अगर जो मिरर इमेज है अगर वो उस पर फिट होता है एग्जैक्ट, तो बेटा वो सुपर इम्पोजिबल है, और अगर जो है वो फिट नहीं होता है तो वो कैसा होगा, जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई कंपाउंड जो है वो लाइट को रोटेट करेगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसमें पहला कंडीशन है बेटा कि उसमें पहले होना चाहिए कायरल कार्बन। क्या होना चाहिए उसमें, कायरल कार्बन। एंड बेटा देन उसमें जो है वो क्या फॉर्म होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। या हम एक और बोल सकते हैं कि उसमें जो है वो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। आपको सिमेट्री भी यहाँ पे क्या करना है, जो है वो ध्यान देना है अच्छे से। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल क्लियर है आपको, सबको क्लियर है, हमको कायरल कार्बन क्लियर है, वो भी क्लियर है। देखो बेटा अब हमारा यहाँ पे जो एक और जो आता है टर्म, वो हमारा आएगा जो है वो सिमेट्री। क्या आएगा बेटा, अगला हमारा जो इसमें टर्म आता है वो आता है सिमेट्री आता है। सिमेट्री भी कहीं ना कहीं जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में बेटा अपना रोल जो है वो प्ले करता है। तो सिमेट्री बेटा होता क्या है, तो सिमेट्री बेसिकली आपको पता ही होगा क्या होगा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, अगर वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो कंपाउंड है, वो क्या है, सिमेट्रिकल है। अभी देखो सपोज हमारी बॉडी है, देखो अगर हम इसको यहाँ से सेंटर से डिवाइड करेंगे, सेंट्रल एक्सिस को पास करते हुए, तो हमारा जो बॉडी होगा वो एग्जैक्ट जो है हाफ पार्ट में जो है डिवाइड होगा, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, मतलब हमारी जो बॉडी है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। सो ऐसे ही कंपाउंड्स में भी हम क्या करेंगे बेटा, जो है वो कंपाउंड को हम दो हाफ में डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें जो है सिमेट्री मिल रही है कि नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो बताओ कंपाउंड क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक। तो आपको बोलना है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, बताओ कंपाउंड शुड बी असिमेट्रिक। बताओ कैसा होना चाहिए, कंपाउंड असिमेट्रिक होना चाहिए बेटा, मतलब उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन आपको 3 याद रखना है। पहला, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है तो कायरल कार्बन होना चाहिए,
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनना चाहिए। तीसरा जो होना चाहिए बताओ क्या होना चाहिए, वो नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए, असिमेट्रिकल होना चाहिए, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड जो है लाइट को रोटेट कर पाएगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, कभी कभी कंडीशन अगर ऐसा आता है कि कंपाउंड में जो है वो बस जो है वो कंपाउंड में कायरल कार्बन तो है, 2 कायरल कार्बन है, लेकिन उसमें जो है सिमेट्री आ रही है, तो भी वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो बस कायरल कार्बन का होना जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रूफ नहीं करता। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बेटा क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, और वो कंपाउंड जो है असिमेट्रिक होना चाहिए, और उसमें जो है वो उसका जो मिरर इमेज है वो भी जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनना चाहिए, नॉन फिटेबल बनना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं तो आप ध्यान देना कि जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री का मतलब होता है देखो इसमें एक होता है कॉस, बताए कॉस को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक हमारा बेटा AOS होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक बेटा होता है पॉस जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर का मतलब क्या होगा बेटा कि हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक लाइन जो है पास करेंगे, और सेंटर से लाइन को पास करते हुए हम उस ऑब्जेक्ट को इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। देन बेटा हमारा इसके बाद फिर आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम क्या करेंगे जो है वो, हम जो है वो एक्सिस का मतलब ये होता है कि हम जो किसी डायगोनल का एक क्या करेंगे, एक्सिस जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम उसको एक एक्सिस के थ्रू डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको आप एग्जांपल से पहले समझो। जैसे देखो बेटा मैंने यहाँ पे जो है एक बना लिया, जो है वो स्क्वायर बनाया मैंने एक। अब समझो सर ये जो स्क्वायर हुआ है तो क्या होगा, एक प्लेट होगा। अगर मैंने जो है प्लेट के सेंटर से एक जो है लाइन ऐसा पास किया, और फिर हमने जो है सभी को डायगोनल से ज्वाइन कर दिया उसके लाइन को, तो क्या होगा, देखो हमको इक्वल हाफ यहाँ पे मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमने जो है ये थोड़ा हम इक्वल बनाते हैं साइज़ का, ये हमारा इक्वल बनेगा ऐसा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अगर इस सेंटर से एक जो है लाइन पास करेंगे, फिर हम देखो इसको ज्वाइन यहाँ पे करेंगे। देखो अब हमको यहाँ पे देखो इक्वल हमको ये चारों पार्ट्स मिलेंगे, पहला पार्ट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। तो जब हम जो है वो सेंटर से जब हम सेंटर से कोई एक लाइन पास करेंगे और हम जो है वो उस ऑब्जेक्ट को इक्वल जो है वो हाफ में डिवाइड करेंगे, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा क्या होता है, कॉस होता है। तो ये भी सिमेट्री कंपाउंड में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड बेटा हमारे पास क्या होता है, जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब बेटा क्या होगा, हम यहाँ पे जो है वो देखो ये लाइन ड्रॉ करेंगे डायगोनल वाला, या हम देखो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमने ये लाइन ड्रॉ किया तो हमारा एक हाफ पूरा ये बन जाएगा, एक हाफ ये बन जाएगा। अगर हमने ये लाइन लिया तो एक ये और एक ये हाफ बन जाएगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा हमारा होता है जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ना जब हम ऐसा देखो स्लाइस कट करते हैं ब्रेड को, देखो हम ना कैसे काटते हैं ऐसा, ये ठीक है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी जो है कंपाउंड में नहीं होना चाहिए। सो बेटा अगर जो है कंपाउंड में तीनों सिमेट्री नहीं है तो ही बेटा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज जो है वो नहीं होगा। पॉइंट इतना क्लियर है सबको, सबको समझ में आ गया? नोट डाउन करो फटाफट सब लोग। सो बच्चों हमने जो है वो अभी आपने नोट किया कि कायरल कार्बन और जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे या कैसे चेकआउट करेंगे। और असिमेट्री भी आप ध्यान देना है कि कायरल कार्बन, असिमेट्रिक और जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यही तीनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो है वो मॉलिक्यूल के कायरल होने के, या हम बोल सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होने के। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है वो एक दो टर्म है जो कि आपको जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मली भी आपको जो है वो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा वर्ड है पहला वो इसमें है बेटा, ये है कायरलिटी। क्या होगा बेटा, कायरलिटी होगा, या बेटा उसको हम बोलते हैं हैंडेडनेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हम लोग बोलेंगे हैंडेडनेस। सो बेटा ये जो कायरलिटी है, ये जो हैंडेडनेस है बेटा, वो क्या होता है, तो आपको सिंपली ये बोलना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। कोई भी अगर एक कायरल हमारा मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें कायरल कार्बन है, उसमें असिमेट्री है, अगर हम सामने लगाएंगे मिरर तो उसका अपोजिट उधर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसके जो है वो मेन जो हमारे कायरल मॉलिक्यूल है ओरिजिनल, वो और उसका जो मिरर इमेज है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, जो है वो उसको हम बोलते हैं कायरलिटी। अब बेटा क्या होता है कि ये जो है रिलेशन, ये देखो जैसा रिलेशन हमारा लेफ्ट और राइट हैंड का है वैसे ही जो है सेम रिलेशन ये भी रहेगा, इसीलिए बेटा इसका नाम क्या होता है, हैंडेडनेस होता है। तो हमने क्या लिखा, दिस इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड, देयरफॉर कॉल्ड हैंडेडनेस। इसलिए बेटा इसका नाम क्या होता है, हैंडेडनेस होता है। तो बेटा ये टॉपिक आप ध्यान देना, सिंपल डेफिनेशन।
फिर बेटा नेक्स्ट हमारा आता है एनेंशियोमर्स। क्या आएगा बेटा? एनेंशियोमर्स, या बेटा इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमॉर्फ, या उसको बेटा हम बोलते हैं ऑप्टिकल एंटीपोड्स। एनेंशियोमर्स इसका नाम है पहला बेटा, दूसरा इसका नाम क्या होता है? एनेंशियोमॉर्फ, या बेटा इसको हम बोलते हैं तीसरा ऑप्टिकल एंटीपोड्स। अब बेटा ये होता क्या है? देखो तुमने सिंपल क्या लिखा, द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या बोलेंगे? द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हैविंग इक्वल, या बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमर्स बोले ना बेटा, क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स, आपको बोलना है द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। ऐसे दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो इक्वल हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन उनका जो साइन है वो डिफरेंट हो, डायरेक्शन उनका डिफरेंट हो बेटा, और वो क्या फॉर्म करे बेटा? वो फॉर्म करे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स बोलेंगे बेटा। अब ये जो एनेंशियोमर जो वर्ड था वो सबसे पहले जो है वो लुईस पास्चर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, दिया था उन्होंने। और बेटा हम बोलते हैं कि जितने भी एनेंशियोमर्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस मतलब कि बेटा उनका फिजिकल स्टेट सेम होगा, उनका कलर, उनका ऑर्डर, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सब क्या होंगी? सेम होंगी। बट बेटा ध्यान देना कि एक्सेप्ट बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, जो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन जो उनका होगा वो जो है वो सेम नहीं होगा बेटा, वो जो है वो डिफरेंट होगा। ध्यान देना पॉइंट इतना आप कि जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है जो है वो सेम नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ ऑल जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सब एनेंशियोमर्स की सिमिलर होंगी। क्लियर है पॉइंट इतना? देखो फिर हमारा नेक्स्ट आता है वैसे ही एनेंशियोमर्स आल्सो हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एनेंशियोमर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो भी क्या होती है? सेम होती है। केमिकल मीन्स क्या होगा कि जब भी आप उस एनेंशियोमरिक पेयर का रिएक्शन कराओगे किसी रिएजेंट से तो सभी जो है वो सेम वे में सेम तरीके से जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। बट आप ध्यान देना यहाँ पे जो है वो यहाँ भी हमारा एक एक्सेप्शन है कि एक रिएजेंट अगर हमारा ऐसा है, नाम क्या बताओ उसका? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हमने एनेंशियोमेरिक पेयर के साथ अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट का मतलब क्या होगा कि उसमें भी कायरल कार्बन होगा, उसमें भी असिमेट्री होगी, वो भी क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। उसका अगर आप रिएक्शन कराते हो एनेंशियोमर से तो बेटा क्या हो जाएगा? जो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या हो जाएगा? जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि एनेंशियोमर की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो सेम होती है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑप्टिकल रोटेशन जो है सेम नहीं होता। और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन कराया है तो वो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो डिफरेंट मिलता है, क्योंकि उसमें जो है कहीं फ्रंट साइड में अटैक, कहीं बैक साइड से अटैक, वो रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, वो सब बेटा वहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको जो है वो नोट डाउन करो सब लोग फटाफट फास्ट। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। सो बेटा अब जो अगला टर्म आएगा वो हमारा है जो है इसमें रेसमिक मिक्सचर। ओके बेटा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर जो रेसमिक मिक्सचर है क्या होता है वो, तो आपको बोलना है कि द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 50% डी फॉर्म एंड बेटा आपको बोलना है 50% एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। मतलब हम बेटा क्या करेंगे, हम जो है जब 50% डी फॉर्म को मिक्स करेंगे, जब हम 50% एल फॉर्म को मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और बेटा इसको हम बोल सकते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन, या बेटा इसको हम बोलते हैं रेसिमेट्स। तो रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, रेसमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, और बेटा इसका नाम होता है रेसिमेट्स। आप ये बात ध्यान देना। अब बेटा क्या होगा कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है अगर हम उसका नेचर देखें तो बेटा वो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा इसलिए होता है क्योंकि जो डी फॉर्म होता है उसका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, और जो एल फॉर्म होता है बेटा उसका होता है जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का जो बेटा रोटेशन होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? कैंसल आउट करता है, और इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपको बोला है वो इनएक्टिव होगा। अब बेटा जो रेसमिक मिक्सचर होता है ना उसको हम जो है वो ब्रैकेट में डी स्मॉल एल लिख के रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, या तो आप बोलोगे इसको हम जो है वो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। तो आपको इसका सिंपल डेफिनेशन है, आपको जो है वो लर्न करना है कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है बेटा वो 50% इक्विमोलर मिक्सचर होता है डी फॉर्म का, 50% होता है एल फॉर्म का, जिसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये नेचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि दोनों का जो रोटेशन होता है डी का और एल का वो कैंसल आउट होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे इक्विमोलर इक्वल हमने मोल लिया है और हमने इक्वल इसका देखो परसेंटेज लिया है 50-50, तो वो इनएक्टिव है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में हम स्मॉल डी ए लिखेंगे या हम प्लस माइनस लिखेंगे।
फिर बेटा इसमें जो एक और टर्म आता है बेटा वो हमारा आता है ऑप्टिकल रोटेशन थीटा। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या होगा, तो आपको यही बोल रहा है कि जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है तो वो कंपाउंड जो है वो लाइट को कितने एंगल से रोटेट करता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, वो जो एंगल है रोटेशन का बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिखा द एंगल थ्रू विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। बेटा थीटा का जो वैल्यू होता है वो प्लस भी हो सकता है, तो क्लॉकवाइज होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना पॉइंट सबको, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो बेटा जो है वो अब हमारा जो है वो इस टर्म, ये तो हमारा टर्म हो गया दोनों सब सिंपल डेफिनेशन से। फिर बेटा हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो कुछ टर्म्स और आते हैं जो कि हमने जो है 11th में बेसिक पढ़ा है 14th लेसन में। बेटा हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा देखो क्या है कि यहाँ पे तो बस आपको जो है वो 2 फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं पूरे फॉर्मूले को अगर आपको जो है रिकॉल कराऊँ तो देखो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि उसका एक होता है पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर बेटा एक हमारा उसमें क्या होगा जनरल फार्मूला भी होता है, एक कंडेंस फार्मूला भी हम पढ़ते हैं, हम एक जो है वो बॉन्ड लाइन जो फार्मूला है वो भी पढ़ते हैं जिसको हम टोपोलॉजिकल फार्मूला भी बोलते हैं। फिर बेटा इसके बाद हमारा आता है जो है वो लिविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, वो भी हम पढ़ लेते हैं। फिर बेटा हमारा इसमें जो है इसके बाद आएगा जो है वो वेज डैश फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉहर्स फार्मूला, न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये सब देखो इतने सारे फार्मूलेज हैं जिसमें हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर बेटा यहाँ पे आपको जो है बस 2 चीज़ दिया हुआ है, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो पहला आपको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है वेज एंड डैश फार्मूला। क्या दिया हुआ है, वेज एंड डैश फार्मूला, कि हम जो है वो वेज डैश फार्मूले पे जो है वो कैसे हम जो है वो अल्काइल हैलाइड को या बोलोगे हैलोजन डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा अगर मैं आपको इसमें बताऊँ सिंपल, तो आप ध्यान देना कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है कि हमको पहले पता होना चाहिए कि बेटा हमारा जो देखो कार्बन है, बताओ कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड्स को बनाता है। तो अगर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड को यहाँ पे फॉर्म करेगा तो हमको बोलना है सर कि उसका यहाँ पे जो 2 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड बेटा हम मान लें कि एक ये बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ये बताओ दोनों बॉन्ड बताओ कहाँ पे होगा, तो आपको बोलना है कि प्रेजेंट ऑन प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब कि चारों बॉन्ड्स में से जो 2 बॉन्ड होगा वो बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, जो है प्लेन ऑफ द पेपर पे। तो वो हमारा क्या होगा, जो कि ये नॉर्मल लाइन होगा। फिर हमको बेटा बोलना है कि ये अब हमारे पास जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड बचे, तो बेटा देखो जो बॉन्ड जो है वो हमारा जो है वो कहाँ पे होगा, प्लेन के अंदर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैश लाइन। तो हमारा कौन सा लाइन होगा, डैश लाइन। बेटा एक हमारा यहाँ पे बचता है जो है वो बेटा वेज लाइन। हमारा कौन सा लाइन होगा, ये हमारा जो डार्क लाइन है इसको हम बोलते हैं वेज लाइन, और यही जो हमारा फार्मूला है बेटा इसको हम बोलते हैं वेज डैश फार्मूला। अरे बोलो बच्चों कौन सा फार्मूला है ये, वेज डैश। तो देखो अब क्या होगा, तो चारों बॉन्ड में बेटा हमारे पास जो 2 लाइन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है प्लेन ऑफ द पेपर पे प्रेजेंट होगा। बेटा ये हमारा जो लाइन बेटा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ होगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं कि टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। कहाँ होगा बेटा, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो देख रहा है ना। ये जो हमारा बेटा एक जो लास्ट बॉन्ड होता है वो कहाँ पे होगा, हमको इसको बोलना है बिलो द प्लेन। कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो बेटा आप ध्यान देना जो है वो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। आप ध्यान देना कि जब भी हमको वेज डैश फार्मूला ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि उस चारों बॉन्ड में से जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे बताओ, प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे, जिनको हम नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा कार्बन का जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड होगा उसमें से जो बॉन्ड जो है प्लेन के अंदर होगा, समझो ये व्हाइट बोर्ड के अंदर है, तो जो अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन। एंड बेटा ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप देख रहे हो तो आपसे ये लाइन क्या होगा, दूर होगा, जो है वो अंदर के साइड में होगा, इनसाइड होगा, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपको जो है वो व्हाइट बोर्ड का प्लेन में दिख रहा है बेटा, ये जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये आपकी तरफ होगा, ये वाला वेज लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन पेपर के ऊपर के क्या होगा, पेपर के अबव होगा, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा।
तो ये चारों पॉइंट हमको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा जब भी हम क्या ड्रॉ करेंगे वेज डैश फार्मूला, कि चारों बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड नॉर्मल लाइन होता है जो कि प्लेन पे रहता है, एक बॉन्ड जो है प्लेन के ऊपर रहता है जिसको हम बोलते हैं वेज लाइन, जो कि होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो देख रहा है बेटा, एक होता है पीछे बॉन्ड होता है बिलो द प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बेटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से या उसको हम बोलते हैं डैश लाइन। क्लियर सबको पॉइंट इतना हुआ? तो इस तरह से हम क्या करेंगे जो है वो वेज डैश फार्मूले के ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं वेज डैश फार्मूला, तो देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे बेटा एग्जांपल लिखा CH3Cl, बेटा इसका नाम क्या होगा? अरे बोलो सब लोग, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल क्लोराइड नाम होगा। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास जो मिथाइल क्लोराइड होगा, जो CH3Cl होगा, तो उसका अगर हमको ड्रॉ करना है वेज डैश, हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम लिखेंगे जो है कार्बन। अब बेटा कार्बन के बाद हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो यहाँ पे ये 2 हो गया हाइड्रोजन। क्या आपको ये दोनों लाइन अभी दिख रहा है नॉर्मल? इसका मतलब ये दोनों क्या होगा? अभी ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है, कार्बन भी कहाँ पे है? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में भी है। अब देखा बेटा हमारे पास बच गया एक हाइड्रोजन और एक बचा हुआ है Cl। तो सपोज अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि सर चलो हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे होगा? ठीक है, डैश लाइन पे है। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन होगा वो तो प्लेन के अंदर है, व्हाइट बोर्ड के अंदर है। तो अब बेटा हमारे पास जो Cl होगा बेटा वो कहाँ पे आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा वेज लाइन पे, मतलब ये जो है प्लेन के बाहर होगा। कहाँ पे होगा? प्लेन के बाहर हो जाएगा। ये कहाँ होगा बेटा? ये प्लेन के बाहर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट इतना? तो आपका जो है ये हो जाएगा H। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? वेज डैश फार्मूला। ये बताओ कहाँ पे होगा? अबव द प्लेन होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। आप देख रहे हो आपके साइड ये होगा। ये बता कहाँ होगा? इस व्हाइट बोर्ड के अंदर होगा। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आप देख रहे हो तो आपके क्या होगा? ये जो है आपसे दूर होगा। तो ये दोनों हमारे पास देखो क्या होगा बेटा? नॉर्मल लाइन होगा। तो ये जो है वो प्लेन में हो जाएगा। सिंपली बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं जो है वो वेज डैश फार्मूला। हम इस तरह से जो है वो किसी भी अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो इस फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा भी जो है ये डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर हो गया इतना है वेज डैश? तो बेटा अब देखो वेज डैश क्या होता है कि जब हम जो है वो आगे पढ़ेंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म ना, तो हमको जो है वो कौन से प्लेन से कोई मॉलिक्यूल जाता है, जब सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर कोई रिएजेंट कहाँ से आके अटैक करता है, तो थोड़ा उसको समझने के लिए जो है हमको ये पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके क्लियर है इतना? नॉर्मल चीज़ है। चलो इतना अगर जो है वो हो गया तो बेटा अब हम देखते हैं इसका दूसरा फार्मूला। तो बेटा देखो जैसे था आपका जो है वो ये वेज डैश फार्मूला, बेटा सिमिलरली वैसे हमारा एक होता है जो है वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या होगा बेटा? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला बेटा है ये? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब बेटा देखो ये जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है इसमें क्या होता है, तो आपको बोलना है सर कि हम जो मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल होगा उसको हम जो है वो 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एक हमारा ये जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं VT लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? VT लाइन मतलब होता है वर्टिकल लाइन, और एक बेटा हमारा होता है HZ लाइन जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा सेंटर में क्या होता है? ये हमारा जो है वो कार्बन होता है, और यहाँ पे जो है कोई भी एटम ग्रुप जो है वो चारों कॉर्नर्स पे जो है होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। पॉइंट इतना क्लियर हुआ? बेटा देखो सपोज क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया एग्जांपल लिख के, यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल में, मैंने लिखा CH3, मैंने यहाँ बना दिया लाइन, और यहाँ पे मैंने लिखा OH, मैंने यहाँ लिख दिया NH2, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा जो है H, ऐसा लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर में क्या होगा? कार्बन एटम होगा। क्या देखो हमारा ये जो लाइन है बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये बताओ हमारा कौन सा लाइन होगा? वर्टिकल लाइन होगा। तो ये हमारा पास जो है वो फॉर्मूला, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। हमको जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। हमको बेटा यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइन्स का नंबर जो है वो वर्टिकल का तो 1 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल का नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसका नंबर आप जो है चेंज कर सकते हो। कभी अगर आपको ध्यान देना है कि कन्वर्ट करना है अगर जो है वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को वेज डैश में, किसमें कन्वर्ट करना है? वेज डैश में। तो बेटा आप जो है वो हमेशा ध्यान देना कि ये जो हमारा कौन सा लाइन होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको आपको जो है अंदर पुश करना है। मतलब ये जो हमारा दोनों लाइन होगा, देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारा कार्बन तो रहेगा ही, इसको हमको अंदर पुश करना है। अंदर का मतलब क्या होगा बताओ? वो कौन सा लाइन पे आ जाएगा बताओ? वो डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। तो ये बताओ ये हमारा बॉन्ड कौन सा लाइन पे आएगा बेटा? डॉटेड लाइन पे आएगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको आपको बाहर पुल करना है, मतलब बेटा बताओ ये कौन सा लाइन पे आ जाएगा? ये जो है वो आ जाएगा हमारा वेज लाइन पे। तो हम बोलेंगे हमारा ये जो है वो क्या था?
तो आप कभी भी ध्यान देना है कि आपको अगर वर्टिकल लाइन को कन्वर्ट करना है तो आप वर्टिकल लाइन को कन्वर्ट करोगे किस फॉर्मूले में बताओ। इस लाइन को आप बना दोगे जो है वो वेज बना दोगे, मतलब ये बाहर रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको आप अंदर पुश करोगे, मतलब ये क्या होगा जो है वो डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। इसको भी देखो आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। तो ये हमारा कौन सा लाइन होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो जो हॉरिजॉन्टल वो कहाँ पे आता है जो है प्लेन के अंदर जाता है, और वर्टिकल कहाँ आता है बेटा, देखो ऐसा बाहर आएगा। तो इस तरह से हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को वेज डैश में। ये भी देखो सिंपल है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 बेटा, हमने यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये CH3 CHCl, CH3 CHCl ऐसा हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है कितना पॉइंट सबको। तो बेटा ये हमारा जो है देखो पूरा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि जो है वो आपको बुक में दिया हुआ है। अब इसमें आपको जो है वो लर्न क्या करना है, पढ़ना क्या है बेटा, तो आप जो है पहला तो इसमें से जो कायरल कार्बन है उसको फाइंड आउट करना सीख लो, इसका प्रैक्टिस करना आप, जो कि जो है वो एग्जाम में आता है। फिर बेटा सेकेंड जो है इसमें जो डेफिनेशंस है, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ओके, ये सब जो है डेफिनेशंस आपको आते हैं। फिर इसमें जो डी फॉर्म क्या होगा, एल फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना। हम जो है वो जो हमने पढ़ा था अभी नॉर्मल लाइट क्या होता है वो आपको आ सकता है। फिर इसमें आपका आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम कैसे बनाएंगे आप देखना निकोल प्रिज्म से पास करके वो पूरा। तो ये सब जो है इसमें आपको जो है बेसिक डेफिनेशंस इसमें जो है कुछ आएंगे, ध्यान रखना। ऑप्टिकल बेटा एक्टिविटी के लिए आप ध्यान देना कि कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा, वो लाइट को रोटेट तभी करेगा जब जो है उसमें पहला तो क्या होना चाहिए बेटा, पहला उसमें होना चाहिए कायरल कार्बन, तो उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए बेटा। फिर उसमें असिमेट्री होना चाहिए, और वो जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म करना चाहिए। क्लियर है इतना सबको। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को। चलो अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेटा तो आप जो है वो फटाफट कमेंट करो, पूछो, आपको डाउट में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो बेटा आज हम जो है वो इतना ही करते हैं, फिर हम अगला कंटिन्यू अपना करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसको स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमको देखना है कि चेंजेस हमको कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेटा आज के लिए थैंक यू, बट उससे पहले वही सेम चीज़, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है सब्सक्राइब उनको शेयर करो, ताकि जो है वो हम ज़्यादा और ऐसे ही जो है आपके लिए वीडियोस को अपलोड कर सके। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।